हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका टेस्ट होने वाला है, तो उसी से रिलेटेड जो पहले चैप्टर का टेस्ट होगा उसके लिए हम एक रिवीजन के तौर पे आप लोगों को बताएंगे। आप लोगों के पास नोट्स भी होगा, आप उससे स्टडी करिएगा, ठीक है। हम हर चीज़ पॉइंट को यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। और इस पहले चैप्टर जो हमने लिखा, हमारे पास आस-पास के पदार्थ यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे चारों तरफ के जो भी चीज़ दिखते हैं या जिसको हम फील कर सकते हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन छोटा सा टॉपिक है हमारे पास। पहला इसमें जो टॉपिक हम लेंगे, परिचय है, पदार्थ का भौतिक स्वरूप है, पदार्थ के कणों की अभिलाक्षणिक गुण है, पदार्थ की अवस्थाएं है, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है, और वाष्पीकरण। इन सबको एक छोटे से एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस के थ्रू हम लोग इसको बताएंगे, जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। इसमें सबसे पहले अगर हमारे आसपास के पदार्थ देख रहे हैं तो देखिए ये कितना अच्छा चैप्टर है, और इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास आसपास के जो भी चीजें हैं वो आखिर किससे मिलके बने हुए। एक्चुअली एक साइंस के स्टूडेंट होने के नाते आपके मन में एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, एक जिज्ञासा होनी चाहिए कि अगर कोई हमारे पास पेन है या कुर्सी है, चेयर है, मेज है, जो भी वस्तुएं हम देखते हैं, ये आखिर बना कैसे है, ये क्या चीज है। किसी कारपेंटर ने कुर्सी को बनाया है डेफिनेटली, लेकिन उस पार्टिकल को, जिससे उस वस्तु को, आखिर वो जो लकड़ी आया वो कैसे बना, ये जो पेन पेंसिल हमारे हाथ में देख रहे ये आखिर कैसे बना, किस वो छोटी पार्टिकल्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे आज यहाँ पे, ठीक है। बहुत अच्छा चैप्टर है। तो परिचय में आज सबसे पहले हम बात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे आसपास अनेक वस्तुएं दिखाई देती है। अनेक वस्तुओं में हम क्या क्या चीज देख सकते हैं। कुछ चीज को स्पर्श करके देख सकते हैं, कुछ चीज को ध्वनि के माध्यम से सुन सकते हैं, और कुछ चीज को हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। आपने देखा जैसे हमारे आसपास जो चीजें हैं जैसे कुर्सी हुआ, मेज हुआ, पेन हुआ, पेंसिल हुआ, बल्ब हुए, जो भी चीज आप देख रहे हैं, बोर्ड देख रहे हैं, जो भी चीज आप देख रहे हैं, इन सब को हम स्पर्श कर सकते हैं, इन सब को हम छू सकते हैं और छू करके जान सकते हैं कि हाँ एक वस्तुएं है। बस यही तक हम जान सकते हैं। दूसरी चीज, कुछ वस्तुओं को हम ध्वनि के माध्यम से सुनते हैं, जैसे घंटी की आवाज, ढोलक की आवाज, बांसुरी की आवाज, इन सबको हम ध्वनि के माध्यम से अपने कानों से इस चीज को सुनते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं। सबके बारे में हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। और उसके बाद बहुत सारी चीजें ऐसे होती है जो स्मेल लेकर के हम जान सकते हैं। अगर कोई बढ़िया सा डिश आपके किचन में बन रहा होगा तो आप जान जाते हैं कि हाँ बहुत बढ़िया चीज आज बन रहा है, या ये आज ये बन रहा है, आज ये बन रहा है। दूर से स्मेल लेकर के हम चीजों को जान सकते हैं। पेड़ पौधे की पत्तियां जब हिलती है तब एक चीज का अनुभव होता है। वो अनुभव ये होता है कि कोई ना कोई चीज बह रही होगी जिसकी वजह से पेड़ पत्तियां हिल रही है। वायु के बहने की वजह से पेड़ पत्तियां हिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि वायु उपस्थित है, हमारे जो ब्रह्मांड है इसमें वायु उपस्थित है, जिसकी वजह से पेड़ पत्तियां आपकी हिलती रहती है, ठीक है। ये चीज है। उसके बाद एक चीज, तो दो चीज, इन जितने भी पदार्थ है इसमें दो चीज कॉमन है। दो चीज कॉमन क्या चीज है ये समझिए। एक तो पदार्थ का द्रव्यमान और दूसरा पदार्थ का आयतन। उस वस्तु का द्रव्यमान और उस वस्तु का आयतन। अगर कोई भी चीज दे दिया जाता है, कुर्सी हो, पेन हो, पेंसिल, उसको उठाने में एक ताकत हमें लगाना पड़ता है, एक भार का अनुभव हम करते हैं, ठीक है, द्रव्यमान का अनुभव हम करते हैं, और उसको हम वेट कर सकते हैं, उसको हम मेजर कर सकते हैं, तौल सकते हैं। वो होता है उसका द्रव्यमान होता है। और दूसरी चीज होता है वस्तुओं का आयतन होता है। वस्तुओं का आयतन, क्योंकि किसी भी चीज को कहीं पे भी आप रख देंगे तो क्या होगा, वो स्थान को घेरेगा। जितने भी जगह पे रख देंगे उतने जगह को वो ऊपर नीचे चारों तरफ घेर लेता है, उतनी ही जगह को। तो इसका मतलब उसको बोलते हैं उसका आयतन। इसका मतलब इन सभी वस्तुओं में दो चीज कॉमन है। एक तो उसका आयतन होता है और दूसरी चीज उसका होता है द्रव्यमान होता है। ये एकदम बिल्कुल कॉमन है, ठीक है। जब इतनी सी चीज जान लेते हैं उसके बाद हमारे पास आता है, इससे एक चीज पता चलता है कि समस्त वस्तुएं जो भी जिसके पास द्रव्यमान होता है, जिसके पास द्रव्यमान होता है, और आयतन
जो स्थान को घेरता है, इन सब वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं या पदार्थ कहलाता है। जो भी वस्तुएं जिसमें भार होता है या आप द्रव्यमान कहते हैं या वो स्थान को घेर रहा है, तो डेफिनेटली इन वस्तुओं को हम पदार्थ का रूप दे देते या बोलते ये सब हमारा क्या है? द्रव्य है। ओके डियर स्टूडेंट, अब बात करते थोड़ा सा एंशियंट टाइम में चले जाते, प्राचीन टाइम में चले जाते। और प्राचीन टाइम में जो भारतीय थे या जब यूनानी दार्शनिक थे, उन्होंने सबसे पहले बताया कि पदार्थ जो है 5 तत्व से मिल करके बना हुआ, जिसे उन्होंने पंच तत्व के नाम से जाना है। यूनानी या भारतीय दार्शनिक ने सबसे पहले यूनानी या और भारतीय दार्शनिक सॉरी बेटा हिंदी थोड़ा सा वीक है, ये देख लीजिएगा, कहीं कहीं गलत भी मैं कर सकता हूं। दार्शनिक, इन लोगों ने बताया कि जो पदार्थ है वो पदार्थ आपके 5 तत्व से मिलकर के बना हुआ है। कितने तत्व से? 5 तत्व से मिलकर बना है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पंच तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंच तत्व बोलते हैं। और वो पंच तत्व है क्या, यही चीज हमें जानना है। ये सबसे पहले हमारे यूनानी दार्शनिक और भारतीय लोगों ने इन सबको इनके बारे में बताया कि कोई भी पदार्थ है वो 5 तत्व से मिलकर के बना हुआ है, जिसे पंच तत्व कहते हैं। और ये पंच तत्व है क्या? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये आपका क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि जिसे पावक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? अग्नि, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ठीक। ये किसने कहा था? ये एंशियंट टाइम में कहा गया था, प्राचीन काल में इसके बारे में डिस्कशन के कहा गया कि पदार्थ जो है वो पंच तत्व से मिलकर के बना हुआ है। जो आपका पृथ्वी होता है, जल होता है, अग्नि होता है, वायु और आकाश, इन 5 चीजों से मिलकर के बना हुआ। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया। एक भौतिक गुणधर्मों के आधार पर और दूसरा रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 भागों में पदार्थ को बांटा है। आइए समझते हैं यहाँ पे वो कौन कौन से हैं। तो छोटे से जगह पे हम यहाँ लिखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ, आपके पास नोट्स भी है। एक रिवीजन के तौर पे यहाँ पे बात को हम समझने की कोशिश करते हैं और हर एक पॉइंट को हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे डियर स्टूडेंट। ओके, तो सबसे पहले जो आधुनिक साइंटिस्ट, आधुनिक वैज्ञानिक है, उन्होंने पदार्थ को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया है। 2 वर्गों में वर्गीकृत किया है। किस आधार पे किया है? उन्होंने भौतिक गुणधर्म के आधार पर, फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर मैटर को डिवाइड किया है। और दूसरा चीज आपके रासायनिक प्रकृति के आधार पर, केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर किया है, ठीक है। तो आइए हिंदी में इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं द्रव्य का वर्गीकरण, ठीक है डियर स्टूडेंट। द्रव्य का वर्गीकरण 2 रूपों में हुआ है, 2 प्रकृति के आधार पर। एक भौतिक गुणधर्म के आधार पर हुआ है या भौतिक अवस्था के आधार पर, हम इसको बोल सकते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर, ठीक डियर स्टूडेंट। और दूसरा आपका किसके आधार पर हुआ? एक रासायनिक प्रकृति के आधार पर हुआ या रासायनिक संघटन के आधार पर ये चीज हुआ। रासायनिक संगठन के आधार पर, ठीक है, जैसे संगठन के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर जब हम देखते हैं तो कोई भी मैटर 3 रूपों में हमें दिखाई देता हमारे चारों तरफ। या तो वो कौन कौन से हो? या तो वो ठोस हो सकता है, या वो द्रव हो सकता है, या वो गैस हो सकता है। इन रूपों में हमें दिखाई देता है, ठीक है। रासायनिक संगठन के आधार पर जब हम देखते हैं तो हमें 2 तरीके का द्रव्य मिलता है, एक शुद्ध मिलता है और एक मिश्रण मिलता है, ठीक है।
इसमें जब हम देखते हैं तो हमें दो तरीके का द्रव्य दिखता है, एक आपका दिखता है शुद्ध द्रव्य और दूसरा हमारा पास क्या दिखता है, मिश्रण। क्या दिखता है, मिश्रण दिखता है। जो शुद्ध द्रव्य होता है वो आपके फिर दो तरीके का होता है, तत्व होता है और दूसरा आपका पदार्थ होता है। ठीक है, पदार्थ क्या, यहाँ पे हम इसको यौगिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यहाँ पे यौगिक नाम देंगे, यौगिक। ठीक, जो मिश्रण होते हैं वो दो तरीके का होता है, समांगी मिश्रण, समांगी, और दूसरा आपका होता है विषमांगी मिश्रण। ये अवस्थाएं होती है। अब मैं फिर से एक बार रिवीजन करना चाहूंगा कि हमने कहा कि हमारे चारों तरफ का जो भी वस्तुएं है उसमें दो प्रॉपर्टीज कॉमन है, दो नेचर उसके प्रॉपर्टीज कॉमन है। दो प्रॉपर्टीज का मतलब ये हुआ कि उसके दो गुण एकदम बिल्कुल कॉमन है। एक तो उसमें द्रव्यमान होना चाहिए और दूसरा चीज उसमें क्या होना चाहिए क्या, हम इस चीज को फील करते हैं और आगे हम इसके बारे में डिस्कशन भी करेंगे जब हम सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में आपको क्लासिफाइड करेंगे और एक एक को अलग अलग पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। तो वहां पे दो चीज होता है, एक तो द्रव्यमान होता है और दूसरी चीज उसमें आयतन होता है। आयतन वो स्थान जो वस्तुएं घेरती है वो होता है, उसका आयतन होता है। और भार क्या होता है, किसी चीज को हम मेजर कर सकते हैं और करके बोलते हैं ये 1 किलो है, ये 2 किलो है, ये इतना है, ये इतना, क्वांटिटी जो हम बताते हैं वो चीज आपका क्या होता है, भार हो जाता है, द्रव्यमान हो जाता है। ठीक है। अब लेकिन जो हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट है, जो आधुनिक के वैज्ञानिक है, उन्होंने ये चीज कहा है कि द्रव्य का वर्गीकरण सिर्फ दो प्रकार से हुआ है, एक भौतिक अवस्था के आधार पर और दूसरा आपका रासायनिक संगठन के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर अगर कोई भी चीज दिखता है हमारे चारों तरफ में तो हमें तीन ही प्रकार के दिखता है, या तो वो ठोस अवस्था में दिखता है, जिस चीज को हम छू सकते हैं, जिसका एक निश्चित आयतन और आकार। एक तरल अवस्था होता है जिसमें आपका पानी आ जाता है, तेल आ जाता है, दूध आ जाता है, ये सब आपके उस कैटेगरी में आ जाते हैं। दूसरा गैसियस स्टेट दिखता है, यानी एयर के फॉर्म में आपको दिखता है। ठीक है, दिखता नहीं है मतलब हम फील कर सकते हैं उस चीज को। ठीक है, तो ये तीन स्टेट दिखते हैं अवस्था के आधार पर हुआ। दूसरा रासायनिक संगठन के आधार पर हमारे पास दो तरीके का होता है, एक शुद्ध द्रव्य होता है और एक मिश्रण होता है। शुद्ध द्रव्य में दो चीज आपके आते हैं, तत्व आता है और यौगिक आता है। जबकि मिश्रण की अगर बात करते तो हमारे पास समांगी मिश्रण, समांगी और विषमांगी मिश्रण आपके पास होता है। ठीक डियर स्टूडेंट, इतनी सी चीज जब पढ़ लेते तो हमारा ये जो परिचय वर्ड था ये चीज हमारा खत्म हो जाता है। उसके बाद आते हैं पदार्थ का भौतिक स्वरूप। जब पदार्थ की भौतिक स्वरूप के बारे में डिस्कशन करते तो हम फिर वही बात करते कि इसका भौतिक स्वरूप कैसा होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हम आते हैं पदार्थ का भौतिक स्वरूप। इस पॉइंट पे आते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। पदार्थ का भौतिक स्वरूप समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि हमारे चारों तरफ जितने भी प्रकार के पदार्थ हैं रियल में वो कुछ ना कुछ फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, कुछ मौलिक कणों से मिलकर के बने होते हैं। परंतु हमारे पास एक क्वेश्चन एराइज होता है, एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि इन कणों के संबंध में पदार्थ की जो प्रकृति है वो कैसी होनी चाहिए, नेचर कैसी होनी चाहिए। अगर नेचर आपको समझना है तो कुछ पॉइंट्स को और डिस्क्राइब इसमें करना पड़ेगा। ये पदार्थ एक कण से मिल करके बना होता है, यानी पदार्थ किससे मिल करके बना होता है, कणों से मिल करके बना होता है। और ये कण इतने छोटे होते हैं कि इसको हम अपने नर्ड आई से या बहुत अच्छे माइक्रोस्कोप से, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से भी देखना मुश्किल हो जाता है, इतना छोटा पार्टिकल होता है। अगर मैं बात करूं इतना छोटा पार्टिकल तो आप समझ जाइए कि अगर वाटर का एक ड्रॉप या रेन वाटर जो है यानी वर्षा का जो जल है उसमें एक बूंद जब गिरता है तो उस समय कम से कम 10 की पावर 21 कण होते हैं और ये कण आपका क्या होता है, H2O होता है। ये जो आपके पास मॉलिक्यूल्स होते हैं ये 10 की पावर 21 होता है। सिर्फ 1 ड्रॉप की जब आप बात करते हैं वाटर का, ये 1 ड्रॉप जब गिरता है इस 1 ड्रॉप में इतने कण होते हैं किसके, H2O के। अब समझ जाइए कि
कण कितना छोटा होता है और कैसे। ठीक है। दूसरा चीज, पदार्थ के कण कितने छोटे, अगर ये बात आ जाए तो हम ये चीज कह सकते हैं कि इसको पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि उसको देखना मुश्किल है, चाहे अल्ट्रा माइक्रोस्कोप हो चाहे नट ऐसे कैसे भी उसको देखना मुश्किल है। ठीक है। अगर वो देखना मुश्किल है तो फिर हम इसको कैसे समझेंगे। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे आपको हम बता रहे, एक्सपेरिमेंट के तौर पे कैसे बता रहे हैं ये चीज देखिए, क्योंकि यहाँ पे तो है नहीं, लेकिन आपके लैब में ये सारी चीजें यहाँ मिल जाएंगे। जितना मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ एक प्रैक्टिकल के तौर पे वो सारी चीजें मिल जाएंगी। एक बीकर लीजिए इस तरीके से, और इस बीकर में 100 ml ऑफ वाटर भर दीजिए। कितना? 100 ml ऑफ वाटर भर दीजिए इसमें। बात समझिएगा, 100 ml। अब आप क्या करिए, इसमें पोटेशियम परमैंगनेट क्या MnO4 इसके 2 से 3 पार्टिकल, 2 से 3 पार्टिकल का मतलब यहाँ पे क्रिस्टल आप इसके अंदर डाल दीजिए। जब 2 से 3 क्रिस्टल डालेंगे तो ये देखेंगे आपका कि एकदम डार्क पिंक कलर का हो गया है, या कभी कभी ये आपके वॉयलेट कलर का भी दिखता है। इतना डार्क हो जाता है कि ये वॉयलेट कलर दिखता है। अब एक काम करिए, इसी में से 10 ml इसमें ले जाइए। 10 ml लेने के बाद इसमें 100 ml वाटर और मिला दीजिए, और फिर आप एक काम करिएगा कि इसमें से 10 ml वाटर फिर इसमें ले जाइए 10 ml, और इस 10 ml में फिर से 100 ml वाटर बाहर से मिला दीजिए इस तरीके से। ठीक है। 10 ml और 100 ml फिर इसमें बाहर से मिला दीजिए। जब इस तरीके से करेंगे तो देखेंगे धीरे 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 इसका कलर जो लाइट पिंक कलर आ गया, लाइट पिंक कलर आ गया। तो इससे ये चीज पता चलता है कि इसमें जो पार्टिकलों की संख्या थी, इस वाले बीकर में जब हमने 2 से 3 क्रिस्टल ही सिर्फ डाला था तो उस समय इसमें जो पार्टिकलों की संख्या थी वो बहुत ज्यादा थी, इसीलिए इसका कलर बिल्कुल वायलेट कलर का दिख रहा था, बैगनी कलर का दिख रहा था, इतना डार्क। लेकिन जैसे हमने 10 ml यहाँ से लिया और फ्रेश वाटर फिर से हमने 100 ml मिलाया तो इसका कलर थोड़ा सा लाइट हो गया, और फिर इस फिनोमेना को 2-4 बीकर में हम इस तरह करते गए तो लास्ट में हमें दिखा कि ये लाइट पिंक कलर आ रहा है। इसका मतलब जो लास्ट में हमारे पास बीकर आया उसमें जो पार्टिकलों की संख्या है, कणों की जो संख्या है वो सबसे कम है, इसीलिए ये लाइट दिख रहा है। फिर भी वो लाइट दिख रहा है। इतना फिनोमेना करने के बाद इतने बार हमने 100 ml बाहर से मिलाया, 2, 4, 6 बीकर में आप इस तरह से लेकर के करेंगे तो इसका मतलब डेफिनेटली पार्टिकल इस वाले बीकर में भी है, जबकि यहाँ पे सिर्फ हमने 2 से 3 क्रिस्टल ही छोटे छोटे डाले थे, तब जा करके इसका कलर बिल्कुल वॉयलेट था, इसका कलर पिंक हो गया। ये हमें डिनोट करता है कि पार्टिकल डेफिनेटली इसमें भी है, इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है, फिर कम है, फिर कम है, इस तरह से कम होता हुआ चला गया। तो ये पार्टिकल को बताता है, लेकिन पार्टिकल को हम क्या कर सकते, देख नहीं सकते। ये चीज आप जान लीजिए। ठीक है। दूसरी चीज हम और एक चीज लेने की कोशिश करेंगे, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, अभिलाक्षणिक गुण के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, इस बारे में समझना है तो आइए फिर से हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये चीज समझेंगे। जब हम इस बारे में बात करते हैं, इस पॉइंट के 3rd नंबर के बारे में बात करते हैं, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण के बारे में बात करते हैं, तो पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण अगर है तो वो 4 तरीके का गुण एकदम कॉमन है। वो जानना है कि द्रव्य के जो कण हैं वो अत्यधिक छोटे, बहुत छोटे छोटे कण हैं द्रव्य के, एक पॉइंट। दूसरा, द्रव्य के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जो भी द्रव्य बना हुआ उसके कणों के बीच कुछ ना कुछ स्पेस पाए जाएंगे। ठीक है, रिक्त स्थान होता है। दूसरा, द्रव्य के कण लगातार गतिमान करते रहते, लगातार मूवमेंट करते रहते, घूमते रहते हैं, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। और चौथा नंबर, द्रव्य के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स इसके हमने बताए, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण में 4 कॉमन है। वो क्या है? द्रव्य के कण अत्यधिक छोटे हैं, द्रव्य के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, द्रव्य के कण लगातार गतिमान होते हैं, यानी गतिमान रहते हैं, यानी मूवमेंट करते रहते हैं, इसको भी प्रूव करने की कोशिश करेंगे।
और द्रव्य के कण एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है अपनी तरफ। इस बात को भी समझेंगे। ठीक डियर स्टूडेंट, तो इसमें से जो पहला पॉइंट, द्रव्य के कण अत्यधिक छोटे होते हैं, इस चीज को मैंने यहाँ पे भी देख लिया, अभी एक्सपेरिमेंट किया था उससे भी आपने देख लिया था, एक प्रयोग के तौर पे यहाँ पे बताया था, वो बात इस चीज की पुष्टि करता है। अब दूसरा पुष्टि जो द्रव्य के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ये बात कैसे जानेंगे, ये समझिए। मान लेते हैं कि आपने एक 100 ml यहाँ पे वाटर लिया, ध्यान से देखिएगा, और इसमें या तो शुगर ऐड कर दीजिए या तो साल्ट ऐड कर दीजिए। यानी कहने का मतलब या तो इसमें चीनी, कुछ पार्टिकल्स, कुछ क्रिस्टल चीनी के डाल दीजिए या कुछ क्रिस्टल आप साल्ट के डाल दीजिए। और एक चीज, जब आप 100 ml वाटर ले रहे हैं तो जितना वाटर लेते हैं उसको मेजर कर लीजिए, यानी कितना, एक मार्क बना लीजिए कि यहीं तक हमारा वाटर है। बात समझ पा रहे? अब मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, अगर इसमें शुगर ऐड करेंगे या साल्ट ऐड करेंगे तो इसका जो आयतन है वो बढ़ेगा नहीं। डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक है। अगर आपने क्या किया कि इतना पानी लिया, आपको पता है कि यहां से यहां तक पानी है, वॉल्यूम है इसका, इस मार्क से लेकर के इस मार्क तक आपके पास इसका आयतन है, यानी लेयर जो वाटर का है इतना दूर तक हमें दिख रहा है। अब आपने इसमें चाहे शुगर ऐड किया, कुछ साल्ट ऐड कर दिया, एक बीकर लीजिए उसमें साल्ट करिए, एक में शुगर लेकर के करिए, दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, तो आप पाएंगे शुगर के अगर 2, 4, 6, 10 क्रिस्टल आप डाल रहे हैं इतने 100 ml में, तो इसका जो आयतन है, लेयर है, वो ऊपर की तरफ नहीं उठेगा, नहीं उठेगा। इसका मतलब इसका आयतन नहीं बढ़ा। आयतन क्यों नहीं बढ़ा? डियर आयतन इसलिए नहीं बढ़ा होगा क्योंकि इस जो जल के कण है, जो H2O, उसको एक कण मानते हैं हम, उसके कण के बीच में रिक्त स्थान है, और उसी रिक्त स्थान में आकर के आपके जो शुगर पार्टिकल है वो आकर के इस तरीके से सेटअप हो गया, यानी उस खाली स्थान पे आकर के आपके जल के कणों के बीच में जो खाली स्थान है वहां पे आकर के आपके चाहे शुगर चाहे साल्ट अपना स्थान ले लिया। इसी वजह से इसका जो आयतन है ऊपर की तरफ नहीं बढ़ा, इसका जो लेयर है ऊपर की तरफ नहीं बढ़ा। इससे पता चलता है कि द्रव्य के कणों के बीच में स्थान होता है। ओके डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जब ये चीज हम पढ़ लेते द्रव्य के कणों के बीच में स्थान होता है, तो दूसरा पॉइंट हमने बोला था, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते रहते। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते रहते, इसका क्या मतलब, कैसे समझेंगे? जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे आप क्या करिए कि 2 बीकर ले लीजिए इस तरीके से। ओके डियर स्टूडेंट, एक में आपने कैमेनोफोर डाल दी, कैमेनोफोर 2 से 3 क्रिस्टल, और दूसरे में आप क्या डाल दीजिए, शहद, हनी जिसे बोलते हैं शहद। ओके, ये डाल दीजिए, और जैसे ही डालेंगे तो आप देखेंगे कुछ देर के लिए इस चीज को छोड़ दीजिए, तो आप देखेंगे धीरे 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 इसका जो कलर था वो चेंज हो गया। इसमें जो शहद डालेंगे तो कुछ देर बाद पूरा का पूरा वाटर आपको मीठा लगने लगेगा। इससे पता चलता है शहद के पार्टिकल्स पूरे पानी में मिल गया। ये जब होगा जब इस अंदर के वाटर के अंदर जितना भी इसका आपने वॉल्यूम रखा, इसके अंदर के जब पार्टिकल मूवमेंट करेगा, घूमेगा पूरे इस बाउंड्री तक, तब जा करके आपको पता चलेगा कि धीरे 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 वो क्या हो गया, आपका कलरफुल हो गया, वायलेट कलर हो गया, पिंक कलर हो गया। मान लेते ज्यादा पानी है तो ये पिंक कलर हो गया। पिंक कलर क्यों हुआ? आपने तो 1-2 सिर्फ क्रिस्टल यहाँ पे डाल दिया था, धीरे 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 क्रिस्टल के जो पार्टिकल्स है, वो क्रिस्टल जब टूटा पानी के अंदर जा करके, तो वो क्रिस्टल पूरे वाटर के जो पार्टिकल्स है जो घूम रहे हैं, H2 का जो मॉलिक्यूल है जो घूम रहा है पूरे बाउंड्री के अंदर, वो क्या किया, उस क्रिस्टल को अपने साथ ले करके पूरे बाउंड्री तक, यानी पूरे आयतन में जहां तक वाटर है वहां तक वो घूम घूम करके पूरे पानी को वो क्या कर दिया, कलरफुल कर दिया।
बात समझ पाए, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, कलरफुल हो जाएगा। ये चीज बताता है कि पार्टिकल रैंडमली मोशन क्या करता है, लगातार कंटिन्यूअसली वो घूमता रहता है, लेकिन अपने बाउंड्री तक, बाउंड्री के अंदर। डियर स्टूडेंट, बात समझ पा रहे, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ऐसे कैसे समझेंगे पदार्थ के, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर आकर्षित भी नहीं किया होता तो ये मॉलिक्यूल बहुत एकदम उड़ने लगता और फिर एक दूसरे से काफी दूर दूर जाने लगता है, एक दूसरे को आकर्षित भी करता है। इस बात को समझिए, आकर्षित करने के लिए ये पॉइंट समझिए। और इसको आपको पता है, जब वाटर आप किसी बीकर में इस तरह फिल कर लेते हैं तो आपने देखा कि ऊपर के जो पार्टिकल्स हैं वो अपने लेवल को छोड़ करके नहीं जा पाता। जैसे आपने पोटेशियम परमैंगनेट डाला था तो जितना पानी का आयतन यहाँ उतना ही कलरफुल हुआ, इसके ऊपर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पानी इस लेयर को छोड़ करके ऊपर नहीं जा सका। ऊपर क्यों नहीं जा सका ये समझिए। मान लेते हैं कि ये वाटर एक पार्टिकल्स, आपके पास वाटर का पार्टिकल है, छोटे छोटे मैंने पार्टिकल, तो इसके नीचे भी तो पार्टिकल है। ये पार्टिकल इसको अपनी तरफ, नीचे की तरफ, चारों तरफ इस तरह क्या करता है, खींचता रहता है। इसके ऊपर तो कोई पार्टिकल है नहीं, जब इसके ऊपर कोई पार्टिकल नहीं है तो ऊपर कोई खींच नहीं रहा है। ये जैसे घूम करके यहाँ पहुंचता है तो जो नीचे के पार्टिकल्स होते हैं उससे नीचे स्थित होते हैं, इस ऊपर वाले लेयर के नीचे स्थित होते हैं, वो नीचे की तरफ उसको खींच लेता है। जैसे खींच लेता है तो फिर वो अंदर की तरफ आ जाता है और इस तरीके से यहाँ का पार्टिकल भी पहुंच के ऊपर चला जाता है। और पार्टिकल के बीच में रैंडमली मोशन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। वो जब होता है क्योंकि पार्टिकल जब मूवमेंट करता है तो एक दूसरे से हमेशा टक्कर होता रहता है, उसके अंदर कॉलिजन होता रहता है, ठीक है। तो ये अपनी बाउंड्री को छोड़ करके ऊपर ना जाना ये भी प्रदर्शित करता है कि अपनी ही बाउंड्री में वो घूम रहा है और ऊपर का लेयर का जो पार्टिकल है वो ऊपर नहीं जा सका। इसलिए नहीं जा सका क्योंकि नीचे के पार्टिकल्स उसको अपनी तरफ क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, इसीलिए वो वहीं पे रह रहा है। इससे पता चलता है इस चीज के बीच में आकर्षण बल होता है। और जनरली जो बल इसमें लगते हैं उसे ससंजक बल के नाम से जाना जाता है। सेम टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में जब अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसे हम ससंजक बल के नाम से जानते हैं। तो इस ससंजक बल की वजह से पार्टिकल अपनी लेयर को, अपनी बाउंड्री को छोड़ करके वो नहीं जा पाता है। इस तरीके से पदार्थ के कणों के अभिलाक्षी गुण में मैंने इतने के बारे में डिस्कशन किया कि वाकई में जो पदार्थ के अभिलाक्षी गुण होते वो 4 होते। ये द्रव्य जो है छोटे अति सूक्ष्म कणों से मिलकर के बने होते, ये बात हमने जाना। द्रव्य के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, ये बात हमने जाना एक्सपेरिमेंट करके। दूसरी चीज हमने पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते, गतिशील रहते, ये बात भी जाना। और पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण बल होता है, इस बारे में भी जाना। अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वो पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ेंगे और उन अवस्थाओं को डिटेल्स से पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।